हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिमांशु अपने ट्यूटोरियल्स पे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। ठीक है, तो एक बार पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ कि काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट होता क्या है। बाद में मैं आपको उसके एडवांटेज और उसकी एप्लीकेशन यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो देखिए भाई, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। ठीक है, और काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वैसे तो ये बहुत सारे आइसोटोप्स के लिए होता है, लेकिन प्राइमरली मतलब जो मोस्टली यहाँ पे रिएक्शंस में, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में डिस्कस किया जाता है, ये विद रिस्पेक्ट टू प्रोटोन यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। हाइड्रोजन का काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। अब होता क्या है, देखिए कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में, देखो भाई, आपने सपोज करो कोई रिएक्शन कराई, जैसे कि मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूँ। ये एक रिएक्शन है, यहाँ पे आपका क्लोरीन लगा है और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन लगा है। इसको आपने क्या किया, यहाँ पे इथॉक्साइड के साथ ट्रीट किया। इसको आपने क्या किया, यहाँ पे इथॉक्साइड के साथ ट्रीट किया। और यहाँ पे से आपको पता है भाई, ये इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये यहाँ से आगे जाएगा, ये यहाँ से निकलेगा, और आपकी यहाँ पे एक अल्कीन बनेगी। तो आप क्या करोगे, इस रिएक्शन के रेट को यहाँ पे मीजर कर लोगे, और सपोज कीजिए भाई इसका रेट कांस्टेंट जो भी आया मैंने उसे के एच बोल दिया। ठीक है, फिर आप सेम रिएक्शन कुछ भी चेंज नहीं करोगे, बस यहाँ पे देखिए क्लोरीन है, यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन की जगह पे आप क्या कर दोगे, इसका आइसोटोप लगा दोगे, इसका आइसोटोप लगा दोगे ड्यूटीरियम। और फिर आप क्या करोगे, इसके यहाँ पे रेट को मीजर करोगे। ये यहाँ पे से आगे आएगा, ये यहाँ से आगे जाएगा, प्रोडक्ट आपका सेम ही बनेगा, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट निकल के आएगा ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके रेट को क्या बोल दोगे, के डी बोल दोगे। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर केस में डिफरेंट निकल के आए, कभी कभी ये इक्वल भी निकल के आ सकते हैं। मैं सारे केसेस आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे इनका रेशियो के एच बाई के डी यहाँ पे मीजर करोगे, और इसकी जो भी वैल्यू आपकी निकल के आएगी के एच बाई के डी की, उस डेटा से आपको क्या मिलती है, यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में यहाँ पे बहुत सारा आइडिया मिलता है। वो क्या आइडिया होता है अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब ध्यान से देखो भाई, ये के एच बाई के डी ना आपका दो तरीके से निकल के आ सकता है। देखो, के एच बाई के डी आपका दो तरीके से हो सकता है। एक तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका ये जो वैल्यू है के एच बाई के डी, ये आपकी क्या हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे ये के एच बाई के डी क्या हो जाए आपका, लेस देन 1 हो सकता है। ठीक है, देखो के एच बाई के डी ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या है, कि आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन क्या हो रही है, यहाँ पे फास्ट हो रही है। देखिए, के एच बाई के डी ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, के एच बाई के डी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है भाई, देखो के एच हाइड्रोजन वाली रिएक्शन क्या है, यहाँ पे फास्टर है ड्यूटीरियम वाली रिएक्शन से। और के एच बाई के डी लेस देन 1 का मतलब क्या है, कि के एच हाइड्रोजन वाली जो रिएक्शन है वो क्या है, यहाँ पे स्लो है ड्यूटीरियम वाली रिएक्शन से। ठीक है, ये यहाँ पे इसका मतलब। अब इससे देखिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया बताता हूँ। एक चीज आप पहले यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। देखिए, के एच बाई के डी ग्रेटर देन 1 बना, यहाँ पे दो रेंज आपकी निकल के आती है। एक तो क्या हो सकता है आपका, के एच बाई के डी आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे ग्रेटर देन 2.5 हो, लेकिन लेस देन इक्वल टू 7। मैक्स वैल्यू इसकी क्या होती है, 7 के आसपास होती है। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे के एच बाई के डी आपका ग्रेटर देन तो 1 हो, ठीक है, इक्वल टू नहीं लिखते हैं, सिर्फ ग्रेटर देन 1 हो, बट 2.5 से क्या हो जाए, यहाँ पे लेस हो जाए, नियर अबाउट। इस तरीके से नियर अबाउट में से लिख देता हूँ, 2.5 से क्या हो जाए, लेस हो जाए। तो इस तरीके की दो कैटेगरी आप यहाँ पे डिवाइड करते हो, और यहाँ पे आपका एक ही कैटेगरी है, के एच बाई के डी लेस देन 1। और ये जनरली आपका देखो मिनिमम ना 0.69 तक जाता है। इससे नीचे बहुत रेयर केसेस होते हैं कि ये यहाँ से इससे नीचे जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो पर्टिकुलर केस है इसे बोला जाता है प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। ठीक है, और ये दोनों जो केसेस हैं, ये वाला और ये वाला, इन्हें बोला जाता है, इन दोनों को कंबाइंडली बोला जाता है सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। ठीक है, सेकेंडरी में भी देखो, यहां पे इसको बोला जाता है नॉर्मल सेकेंडरी काइनेटिक
आइसोटोप इफेक्ट, और इसे बोला जाता है इनवर्स सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। ठीक है, ये आप यहां पे ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज है। अब ध्यान से देखिए, कब आपका प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्व होगा और कब आपका सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहले देखो भाई, मैं आपके साथ यहां पे प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट की यहां पे ये कब आपको ऑब्जर्व होगा ये यहां पे बताता हूं। देखिए, कभी भी किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन के आरडीएस में अगर CH और CD बॉन्ड की, देखिए सेम रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं, मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया है, सेम रिएक्शन को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करोगे, फिर आप ड्यूटीरियम के साथ यहां पे रिएक्शन कराओगे, उनका रेट कांस्टेंट यहां पे मेजर करोगे। अब अगर कभी भी रेट मतलब आरडीएस में जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है ना, उसमें अगर आपका CH-CD बॉन्ड की बॉन्ड ब्रेकिंग अगर होती है, ब्रेकिंग होगी, तो वहां पे आपका क्या होगा, वहां पे आपको प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट आपको ऑब्जर्व होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी रिएक्शन में अगर आप इस तरीके का आइसोटोपिक लेबलिंग करते हो और वहां पे आपको KH बाई मतलब यहाँ वहां पे आपको क्या दिखेगा, KH/KD अगर आपको यहाँ पे ग्रेटर देन 2.5 और लेस देन 7 दिखा, इसका मतलब वहां पे प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट है। कब ऑब्जर्व होगा, जब आरडीएस में आपकी CH-CD बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। ये होता क्यों है, अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखो भाई, जब आप कोई भी रिएक्शन कराओगे तो वहां पे CH-CD की बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, तो एक चीज समझिए, मैं आपको यहां पे 0 पॉइंट एनर्जी यहां पे बताता हूं। देखिए, ठीक है, इधर को आपकी बॉन्ड लेंथ जा रही है और इधर को आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, यह है आपका मोर्स पोटेंशियल। इसमें आपको पता है भाई, जो 0 पॉइंट एनर्जी होती है, Z 0 पॉइंट एनर्जी, तो उसमें आपका क्या होता है, यहां पे ये होती है आपकी हाफ H न्यू के बराबर। ठीक है, और H न्यू क्या है आपका, यहां पे ये होता है आपका इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट K बाई मास, ये रिड्यूस्ड मास आप बोल सकते हो। तो यहां पे से मैं बोल सकता हूं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन की बात करता हूं, तो ये लीजिए भाई 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन यहां पे मैंने लिख दिया, ये है आपका हाफ HV ऑफ C हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपको यहां से एक चीज समझ में आ रही होगी कि देखिए, जो V कार्बन हाइड्रोजन है वो क्या आएगा यहां पे, म्यू ऑफ कार्बन ड्यूटीरियम से ज्यादा आएगा, क्योंकि आपको एक चीज यहां से पता लगी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, यहां पे रिड्यूस मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और आपको पता है भाई, रिड्यूस्ड मास ऑफ कार्बन ड्यूटीरियम क्या होगा, ग्रेटर होगा रिड्यूस मास ऑफ कार्बन हाइड्रोजन से। तो इसी के मतलब उपलक्ष्य पे आप क्या बोलोगे कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिड्यूस मास के, ड्यूटीरियम वाले का मास ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। कम होने का मतलब देखिए, अगर इसका 0 पॉइंट एनर्जी यह है तो ड्यूटीरियम की 0 पॉइंट एनर्जी कहीं यहां लाई कर रही होगी, तो ये हो गई हाफ VCD। तो यहां पे साहब एक चीज समझ लीजिए कि अगर आपको कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर ब्रेक करना है, ठीक है, ये आपकी डिसोसिएशन लिमिट है, तो आपको इतनी एनर्जी यहां पे देनी पड़ेगी। और दूसरा आप यहां पे से समझ सकते हो, देखिए, अगर आपको कार्बन और ड्यूटीरियम का बॉन्ड ब्रेक करना तो आपको इतनी एनर्जी यहां पे देनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखो, यहां पे आपकी एनर्जी ज्यादा लग रही है, यहां पे एनर्जी आपकी ज्यादा लग रही है ड्यूटीरियम के केस में, तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा, ड्यूटीरियम का बॉन्ड स्ट्रांग है, और ड्यूटीरियम का बॉन्ड स्ट्रांग है तो वो इतनी आसानी से यहां पे ब्रेक नहीं होएगा, वो इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा, उसको ब्रेक करने में उसका रेट क्या हो जाएगा, यहां पे स्लो हो जाएगा, इतना आप बोल सकते हो। इसको आप और बढ़िया तरीके से समझ सकते हो इस रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम से। यहां पे आप क्या करते हो ना, देखो, रिएक्टेंट में देखते हो कार्बन, ये ड्यूटीरियम की, और ये क्या है आपकी, इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट स्टिल आपको ये भी यहाँ पे समझना जरूरी है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे से आपको आइडिया मिल गया होगा कि कार्बन ड्यूटीरियम का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको काइनेटिक्स के टर्म में और बढ़िया तरीके से समझना चाहते हो तो ध्यान से देखिए भाई, ये मैंने आपके सामने एक ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ कर दी, ये आपका देखिए रिएक्टेंट का है यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका ट्रांजिशन स्टेट का है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये आपका ड्यूटीरियम का आ गया, ये आपकी ड्यूटीरियम की 0 पॉइंट एनर्जी है, ये आपकी हाइड्रोजन की यहाँ पे 0 पॉइंट एनर्जी है। ऊपर देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब देखो
यहाँ पे ये ड्यूटीरियम की है, यहाँ पे ये गैप क्या हो जाएगा ना, कम हो जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन की, ये गैप कम हुआ क्यों, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में ना बॉन्ड क्या हो जाते हैं, देखो इस तरीके से वीक हो जाता है। अब ये हाइड्रोजन हो या ड्यूटीरियम हो, इनका यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट ना बहुत मतलब वो मतलब इस तरीके से हो जाएगा कि यहाँ पे इनकी जो 0 पॉइंट एनर्जी होगी वो बहुत क्लोज आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं, बहुत वीक होते हैं। अब इसके बाद जब आप देखोगे इसकी जो एक्टिवेशन है ब्रेक होने की वो रही सिर्फ इतनी, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जब आप देखोगे तो ये रही सिर्फ इतना इसका एक्टिवेशन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन का। और ड्यूटीरियम का एक्टिवेशन यहाँ पे इतना ज्यादा है, तो आपको यहाँ से भी समझ में आ रहा होगा कि ड्यूटीरियम की जो रिएक्शन होंगी वो क्या होंगी, स्लो होंगी, और हाइड्रोजन की जो रिएक्शन होंगी वो क्या होंगी, फास्ट होंगी, ठीक है। हाइड्रोजन की रिएक्शन क्या होंगी, फास्ट होंगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, देखिए हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रांग है तो वो ब्रेक क्या होगा, यहाँ पे स्लोली होगा, और बॉन्ड स्लोली ब्रेक होगा तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि रेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या है यहाँ पे, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे क्या है, वीक है एज कंपेयर टू कार्बन ड्यूटीरियम, इसलिए ये ब्रेक हो जाएगा इजीली। ये क्या होगा यहाँ पे, थोड़ा स्लो ब्रेक होगा, इसलिए इसका रेट यहाँ पे कम है। और इसीलिए अगर आपका आरडीएस में कहीं पे कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन ड्यूटीरियम की बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, वो भी ध्यान से सुनिए आरडीएस में होनी चाहिए, तभी वहां पे आपका क्या होगा, प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट आपको दिखेगा। और यहां पे से एक स्टेटमेंट और ध्यान रखिएगा, जो प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट होता है ना, वो जो कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन ड्यूटीरियम बॉन्ड है उनकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की वजह से मिलता है। बेंडिंग वेंडिंग वहां पे उतना ज्यादा फर्क नहीं डालती। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचिंग से नहीं मिलेगा, मेजरली यहां पे कंट्रीब्यूशन किसका होता है प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट में, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस का, क्योंकि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या करते हैं, आपकी बॉन्ड ब्रेकिंग को लीड करती हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लीजिए जो मैंने लास्ट स्टेटमेंट आपसे बोला। अब मैं आपको लेके चलता हूं सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट की ओर को। देखो भाई, सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्टिव में ना दो कैटेगरी में मैंने यहाँ पे कैटेगराइज किया, सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। इसको हमने दो कैटेगरी में, कौन सा, एक तो नॉर्मल और दूसरा यहाँ पे इनवर्स, ठीक है। नॉर्मल में मैंने क्या बोला भाई, जो KH/KD है ये आपका बड़ा रहेगा 1 से, लेकिन 2.5 से कम रहेगा। ऐसा इसलिए होता ना क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होता है, देखिए आरडीएस में हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा, चेंज, ठीक है। क्या होगा, देखिए नॉर्मल में आपका क्या होता है, कार्बन sp2 से क्या होगा, यहाँ पे sp3 जाएगा। कौन सा कार्बन, सॉरी sp2 से sp3 नहीं, sp3 से sp2 जाएगा। कौन सा कार्बन, जिस पे आपने लेबलिंग कर रखी है। एक एग्जांपल अभी मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा इसका भी। और दूसरा देखो, इनवर्स का मतलब ही आप समझ गए होंगे, KH/KD यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। जबकि हम अभी तक पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन वाली रिएक्शन फास्ट होती है, ड्यूटीरियम वाली स्लो होती है, लेकिन इस केस में क्या होगी, ड्यूटीरियम वाली यहाँ पे फास्ट होने लगेगी, इसलिए इसे इनवर्स सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट बोला जाता है। यहाँ पे भी आरडीएस में क्या होता है, आपका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है। हाइब्रिडाइजेशन चेंज, क्या चेंज होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, sp2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे sp3 हो जाएगा, ठीक है। sp2 से sp3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो भाई, एक रिएक्शन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। ये देखिए एक रिएक्शन है आपकी, ठीक है। इस कार्बन पे मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगा रहा हूं और इसी को मैं यहाँ पे बाद में ड्यूटीरियम से चेंज कर दूंगा। तो दो रिएक्शन ना लिख के एक रिएक्शन को लिखने का तरीका ये होता है कि हम इसकी यहाँ पे लेबलिंग करेंगे बाद में। तो आप जब इसे हीट करोगे ना, यहाँ पे देखिए हीट करोगे तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ये यहाँ से ऐसे जाएगा। यहाँ पे आपका देखिए, अब देखो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है तो यहाँ पे कंसर्टेड होगी, कंसर्टेड होगी तो बस देखो भाई एक ही स्टेप है, यही इसका आरडीएस है। आरडीएस में क्या हुआ, इस लेबल्ड कार्बन, सॉरी लेबल्ड हाइड्रोजन, ये जिस कार्बन पे लेबल है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ, ठीक है। ये पहले आपका क्या था, sp3 था, sp3 से आप कहाँ चलेगी, sp2 चलेगी, ठीक है, sp2 चलेगी। तो sp3 से sp2 जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, नॉर्मल काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट दिखेगा। यानी कि इस केस में आपका KH/KD क्या आएगा, आपका यहाँ पे 1 से बड़ा, लेकिन 2.5 के आसपास तक आपको इस रेंज में देखने को मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम इस तरीके से इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग भी कराते हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में आप देखोगे इसका हाइब्रिडाइजेशन पहले
जब ये रिएक्टेंट होगा तो यहाँ पे sp2 था, अब ये क्या हो गया आपका sp3 हो गया। तो ये जो बैक वाला केस है इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे इनवर्स सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आई होप आप ये चीज यहाँ पे समझ गए होगे। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल आपको कराता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सारी चीजें यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, इसमें सबसे पहले ये समझना है कि ये मेजरली किसका इफेक्ट होता है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस का ये कॉन्सिक्वेंस होता है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका KH/KD क्या होगा, <7 > 2.5 हो जाएगा। और तीसरा ये ऑब्जर्व कहां पे होगा, जब RDS में आपका क्या होगा, CH/CD बॉन्ड की क्या होगी, ब्रेकिंग होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग आपको दिखेगी। ठीक है, खत्म। इसके बाद सेकेंडरी में एक था आपका इनवर्स, पहले नॉर्मल और फिर आपका क्या है, इनवर्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो ये दोनों ही हैं ये क्या है आपके, ये बेंडिंग वाइब्रेशंस का कॉन्सिक्वेंस होते हैं या रिजल्ट होते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशन। ठीक है, ये भी और ये भी। फिर यहां पे KH/KD क्या आता है आपका, ये आपको यहां पे दिखता है, कितनी आएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है आपकी 1 से बड़ी लेकिन 2.5 से छोटी, और इसकी KH/KD क्या हो जाएगी आपकी, <1 हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा आपका क्या होगा, यहाँ पे दोनों में ही RDS में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा, अरे यार चेंज। ठीक है, यहां पे क्या होगा आपका, नॉर्मल में sp3 से आप sp2 जाओगे, और इनवर्स में क्या होगा, sp2 से आप sp3 जाओगे। लेकिन कहां पे, ये भी आपका पूरी कहानी RDS में होनी चाहिए, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कुछ क्वेश्चन करते हैं इजी से। ये लीजिए भाई, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने ये यहाँ पे रख रहा हूँ, ये आपका नेट 2013 में आया हुआ है। अब देखो इस रिएक्शन में हुआ क्या है, यहाँ पे KOH ने क्या किया है, देखो इस प्रोटॉन को यहाँ से पकड़ा है, ये यहाँ से आगे गिरा और ये एज अ गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल गया। ठीक है, ये एज अ गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल गया और आपका प्रोडक्ट ये बन गया। अब आपको पता है भाई, इस पूरी रिएक्शन में ना ये क्या है, एक हिसाब से आपकी E2 एलिमिनेशन है। अच्छा, ठीक है, आपसे बोल रहे देखो, ड्यूटेरियम काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन वाज फाउंड टू बी 4.0। आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, KH/KD की जो वैल्यू है यहाँ पे, ये क्या है, इक्वल टू 4.0 आपको यहाँ पे मिली है। तो इसके बेसिस पे आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि ये E1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, E2 को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देखो भाई, अब समझिए, यहाँ पे अगर ये E1 मैकेनिज्म होती तो सबसे पहले क्या होता आपका, देखो E1 में देखिए क्या होता, यहाँ पे ये आपका NMe3+ है और यहाँ पे आपका मिथाइल ऊपर, हाइड्रोजन नीचे। ठीक है, अगर ये E1 होती तो RDS में आपका ये निकलता और आपका ये कार्बोकेटायन फॉर्म होता। दिस इज योर रेट डिटरमिनिंग स्टेप, यहाँ पे ये कार्बोकेटायन फॉर्म होता और हाइड्रोजन आपका नीचे है। ठीक है, और फिर उसके बाद सेकंड फास्ट स्टेप में ये क्या होता है, यहाँ पे ये आता। तो देखो जी, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ना, ये जो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है, यहाँ पे जो लेबलिंग आप जिसकी करोगे यहाँ पे, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे ये आपका सेकंड फास्ट स्टेप में ब्रेक हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पे कि इस केस में आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो है ना, यहाँ पे CH मतलब इसकी यहाँ पे ब्रेकिंग नहीं हो रही है, और हमें ये यहाँ पे इस वैल्यू से ये पता लग रहा है कि ये क्या आपका प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट है। प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट में क्या होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में आपका CH और CD बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। तो E1 की मैकेनिज्म जो होती है उसको तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें जो CH बॉन्ड है वो यहाँ पे RDS में ब्रेक नहीं हो रहा। तो आई थिंक आप समझ रहे होगे, इसलिए ये इसका इनकरेक्ट आंसर है। ठीक है, E2 मैकेनिज्म में क्या होता है आपका, ये बॉन्ड यहाँ पे RDS में ब्रेक होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए E1CB भी नहीं हो सकता। E1CB में आपका RDS कौन सा होता है, कॉन्जुगेट बेस, जो अनायन होता है। यहाँ पे अनायन कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे देखो, देखिए अगर ये E1CB होता ना, तो ये लीजिए हाइड्रोजन, ये लीजिए यहाँ पे आपका मिथाइल, ये लो यहाँ पे NMe3+। पहले के OH- क्या करता, इसको यहां से पकड़ता और यहां पे आपका क्या आता, अनायन आता।
ठीक है। उसके बाद क्या होता, ये कॉन्जुगेट बेस यहां से क्या करता, आगे की ओर इसे पुश करता, और यहाँ पे इवन सीबी का यही क्या होता है, आपका आरडीएस होता है। इवन सीबी का आरडीएस क्या होता है, ये होता है क्योंकि इसमें कॉन्जुगेट बेस क्या करता है, रिएक्शन को डिराइव करता है। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, आरडीएस में पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपका आरडीएस में नहीं, फास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सी एच बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। लेकिन हमारे हिसाब से क्या है, मतलब यहाँ पे जो आपको डेटा मिल रखा है सी एच बाई सी डी का, वो 4.0 है। और इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं कि हमारा आरडीएस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग होनी चाहिए। तो ना तो आपकी E1 सी बी हो रही है यहाँ पे, ना आपका E1 हो रहा है, क्योंकि इनमें क्या होता है भाई, जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है ना, वो क्या होता है, फास्ट स्टेप में यहाँ पे ब्रेक होता है, मतलब आरडीएस में ब्रेक नहीं होता है। लेकिन डेटा हमसे क्या बोल रहा है कि सी एच बॉन्ड जो है आपका किस में ब्रेक होना चाहिए, यहाँ पे वो होना चाहिए आपका आरडीएस में। तो आरडीएस में सिर्फ एक ही मैकेनिज्म हो रहा है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि ये जो यहाँ पे रिएक्शन है, ये E2 मैकेनिज्म को यहाँ पे फॉलो कर रही है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आगे की ओर और डिस्कस करते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, 2023 में पूछा हुआ है। अब ध्यान से देखो भाई, रिएक्शन आपको देख के पता लग रही होगी, ये 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन है, जिसे आप यहाँ पे ये क्लेजन रीअरेंजमेंट भी बोलते हो। देखो यहां पे मैं इसे लिखता हूं, ठीक है। इधर आपका मिथाइल है, इधर आपका O, ये लीजिए, इसको मैं ऐसे लिख दिया। और ये जो हाइड्रोजन है, इसकी यहाँ पे इसने लेबलिंग की। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जब आप इसे हीट करोगे ना, तो आपका क्या होगा, 1 2 3, 1 2 3। ये 3 वाला बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, देखिए ये 3 वाला जो बॉन्ड है, ये यहाँ से इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ से आगे जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे इनके बीच में आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे ये चीज यहाँ पे फॉर्म हो गई, हाइड्रोजन 3 का बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गया, ये लो, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिए, यही स्टेप क्या होता है भाई, 3 सिग्माट्रोपिक का यहाँ पे क्या होता है, आरडीएस होता है। क्लेजन रीअरेंजमेंट का यही स्टेप क्या होता है, आरडीएस होता है। इसके बाद क्या होता है भाई, ये यहाँ पे क्या होता है, टॉटोमराइज होता है। और ये टॉटोमराइजेशन का स्टेप क्या होता है, यहाँ पे फास्ट स्टेप होता है। और यहाँ पे आपका वापस से क्या आता है, इस तरीके से OH आ जाता है, ये लीजिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं, क्या इस रिएक्शन में लेबल्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसकी ब्रेकिंग हुई, यस, तो आप क्या बोलोगे, इसमें प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट यहाँ पे, प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा। क्योंकि इसमें देखिए, जिस हाइड्रोजन की हमने लेबलिंग की है, उसकी यहाँ पे क्या हो रही है, ब्रेकिंग हो रही है। और जैसा ही आप ये करोगे, आपका आंसर हो जाएगा गलत। इसका रीजन क्या है, देखिए मैंने आपसे क्या बोलता, प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट में आपका क्या होना चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग आरडीएस में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आरडीएस में ब्रेकिंग नहीं हो रही है। इसमें रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में क्या हो रहा है, देखो इस कार्बन का जिस पे लेबलिंग आपने कर रखी है ड्यूटेरियम की, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे sp2 से sp3 जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे सेकेंडरी काइनेटिक, सेकेंडरी में भी ये क्या आपका इनवर्स सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट का एग्जांपल है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब दूसरा वाला केस देखो, दूसरे केस में क्या हुआ, यहाँ पे इसकी आपने लेबलिंग की, ये लो ये लो। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, इस सेंटर का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ है। और हाइब्रिडाइजेशन जहाँ पे भी चेंज होगा ना, वो क्या होगा, आपका सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट होगा। और सेकेंडरी में भी देखो, ये sp3 से sp2 जा रहा है, इसका मतलब ये क्या आपका नॉर्मल सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट है। आई थिंक आपको वो टेबल याद होगी जो मैंने आपको कराई थी, ठीक है। इसके बाद तीसरा केस देखिए, ये आपका क्या है, देखो एक बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इसका अल्फा कार्बन, ये इसका बीटा कार्बन। अब आपने एक रिएक्शन तो जम के पढ़ी होगी भाई, देखो ये लो कार्बोनिल डबल बॉन्ड O, और इसको मैं लिख देता हूं OH, और बाद में इसे हम ड्यूटेरियम से चेंज करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब आप इसे हीट करते हो ना यहाँ पे, तो ये क्या करता है, इस बॉन्ड को यहां से पकड़ लेता है हाइड्रोजन को, ये यहां से आगे जाता है, और ये यहां से यहां जाता है। तो ये पूरी रिएक्शन क्या होती है, एक स्टेप में होती है, कंसर्टेड होती है, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। अब अगर एक स्टेप की है, तो यही क्या होगा, इसका आरडीएस होगा। अब देखिए, इस रिएक्शन के दौरान हो क्या रहा है आपका, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, और यहाँ पे फॉर्म क्या क्या हुआ आपका, देखो 1 मिनट रुकिएगा, पेन कहाँ से आएगा, हाँ ये रहा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका ये बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और ये बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो ध्यान से देखो भाई, ये इतना फ्रेगमेंट C
ओ ये तो आपका क्या हुआ, रिएक्शन मीडिया में उड़ गया CO2 की फॉर्म में। अब बना क्या आपका, देखो यहाँ पे बन रहा है आपका CO, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे देखो एक डबल, ये डबल बॉन्ड हट रहा है आपका, देखो ये भी तो ब्रेक हो रहा है, ये यहाँ से आगे जा रहा है ना, तो ये ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड आ गया, ये लीजिए। फिर ये यहाँ से क्या कर जाता है, टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन तो जनरली आपका क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है, ये लीजिए। तो आपका यहाँ पे ये वैसे यहीं पे तक पूछा है, तो आपको पता है ये RDS है। RDS में आपका देखो जिस कार्बन की यहाँ पे, जिस हाइड्रोजन की यहाँ पे लेबलिंग कर रखी है, यस उसकी यहाँ पे ब्रेकिंग हो रही है, उसकी अगर ब्रेकिंग होगी तो यस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। वो भी कौन सा, प्राइमरी वाला, क्योंकि RDS में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन नहीं, मतलब कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ड्यूटेरियम की यहाँ पे क्या हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट का एग्जांपल हो जाएगा। आपसे यहाँ पे प्राइमरी पूछा है, तो ये वाला C वाला इसका राइट आंसर है, BC गलत हो गया, इसका आंसर हो गया ओनली C। आई होप फंडा आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये रहा भाई आपका, अगेन 2021 में पूछा हुआ था, देखो सेम रिएक्शन है। अब देखिए इसमें आपसे बोल रहा है कि द रिएक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू शो प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। किसमें प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट आपको दिखेगा, पहली रिएक्शन आपकी क्या है, बेंजीन की यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपको पता है भाई यहाँ पे सबसे पहले ये दोनों मिलके Br+ जनरेट करेंगे, और ये FeCl3Br यहाँ पे आ जाएगा, ये लीजिए। फिर ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, ये जब इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका Br, और इस सेंटर पे आपका क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और यही स्टेप इसका क्या होगा, यहाँ पे यही स्टेप इसका क्या होगा, RDS होगा। अब देखो भाई इस स्टेप में यहाँ पे देखो इस सेंटर की क्या कोई कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेकिंग हुई नहीं हुई, ठीक है। स्लो स्टेप में RDS में कोई कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हुई। इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, तो जो लेबल्ड आपका कार्बन है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे फास्ट स्टेप में यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। फास्ट स्टेप से तो हमें कोई लेना देना है ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी ब्रेक हो कुछ भी ना हो, हमें स्लो स्टेप से लेना है। स्लो स्टेप में यहाँ पे क्या आपका देखो, ये जो सेंटर है ये क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे आपका sp2 से कहाँ जा रहा है, sp2 से आपका जा रहा है sp3, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट दिखेगा आपको, और एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि KH/KD आपकी क्या होगी, नियर अबाउट आपका 1 होगा, और अगर आप मोर प्रिसाइजली बोलोगे तो KH/KD आपका यहाँ पे लेस देन 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखो दूसरा केस देखिए, दूसरा वाला अभी हमने डिस्कस किया था, ये तो 3 सिग्मा ट्रॉपिक है, ये आपका सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट का एग्जांपल है। फिर तीसरा देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ने ना एसिडिक मीडिया में ब्रोमिनेशन पढ़ी है तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, ठीक है। जब आप इसे एसिडिक मीडिया में लेके जाते हो ना, तो इसका टॉटोमराइजेशन क्या होता है, यहाँ पे यही इसका RDS होता है। टॉटोमराइजेशन ही क्या होता है इसका यहाँ पे, OH, यही क्या होता है इसका यहाँ पे, यही स्टेप क्या होता है इसका, RDS होता है। मतलब अल्कीन में कन्वर्ट होना ही यहाँ पे क्या RDS है, उसके बाद तो Br2 आएगा, फिर ये यहाँ से आके इस पर अटैक कर देता है, ये फास्ट स्टेप होता है, ये लीजिए, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या हुआ, इस CH और CD बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई है RDS में, इसलिए इसमें आपको प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट यहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक कमाल की बात बता देता हूं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखो, ये पहले देखिए, इसका मैं एक क्वेश्चन भी आपको बताता हूं, देखो ये है, इसमें आपने क्या डाला, H+ Br2, ठीक है, और आपका यहाँ पे ये बना Br। फिर आपने सेम रिएक्शन कंडीशन H+ Br2 डाला, तो यहाँ पे आपका Br, ठीक है। तो इसके बाद आपका तीसरा स्टेप भी होगा ऐसी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 Br आ जाएंगे, ये लीजिए, ठीक है। इसके रेट कांस्टेंट को मैं K1, इसको मैं K2, इसको मैं K3 बोलूंगा ना, तो यहाँ पे क्या होता है आपका K1 क्या निकल के आता है सबसे ज्यादा, देन आपका K2, देन आपका K3। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। और इसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, देखिए पहले स्टेप में जब यहाँ पे क्या होगी ना, ये बनेगा इनॉल, तो ये आसानी से बन जाएगा। फिर जैसे ही ये ब्रोमीन पे अटैक करेगा ना, देखो
यहाँ पे से ऐसे ब्रोमीन पे अटैक करेगा, तो इस पे आप क्या आ गई, यहाँ पे एक ब्रोमीन आ गई, ठीक है। तो अब ये H प्लस को इतनी आसानी से पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन भी अपना इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मॉलिक्यूल के अंदर को थोड़ा सा क्या होगी, रिसाइड होगी, तो बाहर की ओर उतनी आसानी से पकड़ नहीं पाएगा। और तीसरे केस में तो 2 ब्रोमीन आ गए, तो ये तो क्या कर देंगे, निचोड़ देंगे भाई। अब तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी अंदर आ जाएगी कि K3 बहुत ही स्लो हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। और इसी के बेसिस पे मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे इसमें प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि इसमें RDS क्या होता है, ये टॉटोमराइजेशन का स्टेप होता है, ठीक है। क्लेडन में दिया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेसिक मीडिया में कहानी अलग होती है। ये वाला केस देखिए, यहां पे क्या होता है ना, ये देखिए जो डिहाइड्रेशन की रिएक्शन होती है, ये क्या करता है, इस प्रोटोन को पकड़ता है। दिस इज अ फास्ट स्टेप, मैकेनिज्म आपको पता होनी चाहिए, OH2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसके बाद ये निकलता है आपका, और यही स्टेप क्या होता है, इसका स्लो स्टेप होता है, और यही क्या होता है, इसका RDS होता है, प्लस ये लीजिए। और इसके बाद इसका यहाँ पे गिरना और रीअरेंजमेंट अगर होंगे इसमें कार्बोकेटाइन में, तो सारे स्टेप क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। यहाँ पे ये जो डिहाइड्रेशन का पानी का निकलना है ना, यही क्या है, इसका RDS है। अब देखो RDS में आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं हुई है। RDS में आपका क्या हुआ है, सिर्फ यहाँ पे sp2 से ही, sp3 से या sp2 गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, नॉर्मल सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी क्या हो गया, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैकेनिज्म आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई, इसमें आपसे बोल रहा है कि इन्हें अप्रोप्रिएट के साथ मैच करो। अब देखो पहले केस में क्या है, यहाँ पे HCN ने यहाँ पे अटैक किया, ठीक है। इसकी लेबलिंग कर रखी है, देखो ये क्या था, sp2 से कहाँ गया हो आप, sp3 ये हो, हाइब्रिडाइजेशन चेंज है खाली, ठीक है, कोई बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हुई है। तो ये है आपका सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। सेकेंडरी में भी कौन सा है ये, देखो sp2 से sp3 जा रहे हो, यानी कि ये इनवर्स है, KH/KD आपका क्या होगा, यहाँ पे <<1 होगा। अब देखो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो B इसका राइट आंसर हो गया। बाकी आपको CD देखना भी नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं भाई। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये Br क्या करेगा, इस रेडिकल को पकड़ेगा, तो यहाँ पे एक ही स्टेप, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो इसमें आपका प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट आपको दिखेगा। KH/KD आपका क्या होगा, यहाँ पे 2.5 से बड़ा होगा, और 7.8 से क्या होगा, छोटा होगा, मतलब सॉरी 7.0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो आप देखोगे यस, यहाँ पे आपको वो चीज़ दिख रही है। और तीसरे केस में भी वही सेम चीज़ है, ये लीजिए, यहाँ पे भी सेम चीज़, ये इसलिए यहाँ पे 2.7 है। आई होप आपको फंडा यहाँ पे समझ में आया होगा। बस आपको एक ही रिएक्शन पता होनी थी इसका करने के लिए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका अगेन देखिए, आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। किसमें प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट नहीं होगा। पहली रिएक्शन अगर आप देखोगे ना, ये आपका लेबल्ड हाइड्रोजन है, देखो ये ब्रोमीन रेडिकल है, तो यहाँ पे से अगर ये रेडिकल आपका बनना है, बेंजाइल रेडिकल बनना है, तो इसको यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट जब करेगा तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, तो यही क्या होगा, इसका यहाँ पे RDS होगा। और RDS में आप देखो इस बॉन्ड की यहाँ पे क्या हो रही है, इस तरीके से ब्रेकिंग हो रही है, तो यस इसमें आपका प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट आपको दिखेगा। दूसरा केस क्या है, देखो यहाँ पे से आके ये इस प्रोटोन को पकड़ रहा है, और ये यहाँ से आगे जा रहा है, ये यहाँ से आगे जा रहा है, तो इनोलेट का फॉर्मेशन भी क्या है, देखो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यही इसका RDS है, और RDS में CH बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे भी आपका प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट आपको दिखेगा। उसके बाद तीसरा केस देखो, यहाँ पे आ रहा है, इस प्रोटोन को पकड़ेगा, ये यहाँ से आगे जाएगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ E2 मैकेनिज्म, सबसे पहले यही एग्जांपल देखा था। और E2 में भी क्या है, देखो इस बॉन्ड की यहाँ पे ब्रेकिंग हो रही है RDS में, क्योंकि E2 भी क्या होती है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होती है। इसका मतलब यहाँ पे भी आपका प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए भाई फोर्थ ऑप्शन है, इसमें देखिए ये लेबल्ड हाइड्रोजन आपका CN जब यहाँ पे अटैक करेगा, तो उस केस में जनाब यहाँ पे सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा। हाइब्रिडाइजेशन चेंज आपका कहाँ पे होता है, सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब D क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन। इसमें आपसे बोल रहा है कि बताओ भाई पहली रिएक्शन में, दूसरी रिएक्शन में, तीसरी रिएक्शन में यहाँ पे आपका कौन सा वाला काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट दिखेगा। देखिए इनोलेट फॉर्मेशन सिंगल स्टेप, यहाँ पे आपका क्या होगा, प्राइमरी। ये आपका E2 प्राइमरी, हाइब्रिडाइजेशन चेंज
दिस इज सेकेंडरी। ठीक है, ये लीजिए, जहां जहां पे सी एच बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई आरडीएस में, वहां पे क्या हुआ आपका प्राइमरी, जहां पे सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ, हाइड्रोजन का नहीं, जिसकी लेबलिंग कर रखी है उस कार्बन का, लेबलिंग किया हुआ हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है ना, उसका यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ है देखो। तो ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी। तो प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी आपको ये बी ऑप्शन में दिख रहा है, दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आपसे बोल रहा है देखो 0 पॉइंट एनर्जी डिफरेंस ऑफ आर एच एंड आर डी इज 4.5 किलोजूल पर मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस। द काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट KH by KD फॉर रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी। अब देखो भाई, आपने एक रिएक्शन मतलब एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, K इक्वल टू A E का पावर माइनस EA बाई RT, अगर आपने कभी भी काइनेटिक्स पढ़ी है। ठीक है, तो ये है आपका क्या, यहाँ पे इसे बोला जाता है अरहीनियस इक्वेशन। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी किसमें है आपकी, जूल पर मोल में है। ठीक है, जूल पर मोल में है। और आर क्या है आपका, आर है आपका जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये आपका 8.314 इसकी वैल्यू होती है, जूल पर मोल पर केल्विन। और टेम्परेचर आपका है केल्विन में। तो ओवरऑल ये टर्म क्या होगा, जूल पर मोल से जूल पर मोल कट जाएगा, पर केल्विन से केल्विन कट जाएगा। तो ये ऊपर का टर्म आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप क्या बोलोगे, देखो KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, AH माइनस E का पावर माइनस E ऑफ हाइड्रोजन, 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई ये। फिर आपका क्या हो जाएगा, KD इक्वल टू A ऑफ D E का पावर माइनस E ऑफ D बाई RT। हाँ, अब आप इन दोनों का रेशियो निकाल दो, क्योंकि हमें ये निकालना है। तो आप जानते हो भाई, ये हो जाएगा आपका यहाँ से KH बाई KD इक्वल टू AH बाई AD। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, E का पावर ED माइनस EA बाई RT। ठीक है, ये लीजिए। और आपको एक चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ, जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होते हैं ना, किन के लिए, जो आपके आइसोटोप्स होते हैं, ये नियर अबाउट क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये नियर अबाउट क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका KH बाई KD किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे E का पावर ये रहा। यहाँ पे आपका क्या आ गया, डेल्टा E बाई RT। ये लो भाई, डेल्टा E बाई RT आ गया। अब मैंने डेल्टा E बाई RT क्यों लिखा, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया, देखिए माइनस मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे आपको ये गैप देखो किसका दे रखा है, यहाँ पे आपको RD और RH का गैप दे रखा है। तो यहाँ पे अब मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख लूंगा। ठीक है, डेल्टा E क्या है आपका, एनर्जी डिफरेंस ऑफ ड्यूटीरियम एंड हाइड्रोजन। तो ये हो गया आपका माइनस, सॉरी माइनस बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपका क्या आ गया 4500 डिवाइड बाय आर है आपका 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना हो गया भाई आपका यहाँ पे 298 केल्विन। ठीक है, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये लो, मैं आपको बता देता हूँ क्या वैल्यू आने वाली है। 4500 डिवाइड में 8.314, ये हो गया 541.2। फिर आप इसे फर्दर डिवाइड करोगे 298 से, तो ये हो गया आपका 1.81। तो E का पावर 1.81। तो ये नियर अबाउट हो जाएगा आपका, देख लेता हूँ मैं यहीं पे करके, 6.8 ना, सॉरी 6.08। ये 6.1 वाला क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपकी कन्वर्ज होकर कहाँ पे आ जाएगी, 6.1 पे आ जाएगी। तो ये डी वाला ऑप्शन क्या हो गया, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, और अ CH विद स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। देखिए क्या बोल रहा है भाई यहाँ पे, फॉर अ CH यानी कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी है, देखो यहाँ पे 3000 सेंटीमीटर इनवर्स यहाँ पे दे दी है। और आपसे बोल रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आइसोटोप इफेक्ट KH बाई KD की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि ये वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये लीजिए। ठीक है, एट 298 केल्विन फॉर अ फुल बॉन्ड होमोलिसिस, गिवन दैट आपको प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, और यहाँ पे बोल्टजमैन कांस्टेंट दे रखा है। और आपसे बोल रहा है KH बाई KD क्या होगा।
अब ध्यान से देखो भाई, के एच बाई के डी निकालने के लिए ना आपको यहाँ पे वही फॉर्मूला अभी हमने पहले डिस्कस किया था, के एच बाई के डी इक्वल टू ई का पावर डेल्टा ई अपॉन आर टी। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये डेल्टा ई है क्या, 0 पॉइंट एनर्जी का यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, ड्यूटीरियम की और हाइड्रोजन की। अब यहाँ पे तो 0 पॉइंट एनर्जी आपको पता है हाफ क्या होगी, एच न्यू होगी। ठीक है, एच न्यू जब ये सेकेंड में होती है, एच न्यू नहीं बोलेंगे यहाँ पे, इसको डायरेक्टली आप बोल दोगे हाफ ऑफ दिस सेंटीमीटर इनवर्स, या हाफ ऑफ जो भी यहाँ पे आप निकालोगे। ठीक है, ओमेगा बोल देता हूँ मैं इसे, जब आप सेंटीमीटर इनवर्स में बोलोगे हाफ। ठीक है, ये लीजिए इस तरीके से, या हाफ ओमेगा, सेंटीमीटर इनवर्स में जब होगा तो ये आपका हाफ ओमेगा हो गया। ठीक है, ये लीजिए। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे हाइड्रोजन की तो पता है, लेकिन ड्यूटीरियम की क्या होगी, क्योंकि हमें एनर्जी गैप निकालना है यहाँ पे, तो इसकी 0 पॉइंट एनर्जी ये हो गई, और ड्यूटीरियम के निकालने के लिए हमें इसका यहाँ पे म्यू चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब आपने एक चीज़ पढ़ी है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है जनाब, वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस मास के स्क्वायर रूट के। कहाँ से, v इक्वल टू 1/√2 पाई सी के बाई म्यू। ठीक है, c हटा के डायरेक्टली आप ये हर्ट्ज में भी इसे लिख सकते थे। अब ध्यान से देखो यहाँ पे v ऑफ हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 अब मैं इसे डायरेक्टली मास ऑफ हाइड्रोजन लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे v ऑफ ड्यूटीरियम क्या हो जाएगा, मास ऑफ ड्यूटीरियम। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि दोनों में कार्बन है तो उसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम नियर अबाउट इसे क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरीके से ले लेते हैं। अब देखिए ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 3000 दे रखी है, और यहाँ पे आपका ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम को मैं उधर भेज देता हूँ क्योंकि ये आपका 1 है, तो वी ऑफ डी, और यहाँ पे देखो ये √2 हो गया मास ऑफ ड्यूटीरियम, और मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 1 है, ये लीजिए। तो यहाँ पे से आपका वी ऑफ ड्यूटीरियम कितना आ गया, 3000 डिवाइड बाई √2, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी नियर अबाउट 2140 के आसपास आ जाएगी, 2140 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे से आप मुझे ये वैल्यू भी पता लग गई है, ये लीजिए 2140 सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखिए भाई डेल्टा वी कितना हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा वी हो जाएगा आपका 0.6, ये हो गया आपका 860 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा ई की बात करूँ तो डेल्टा ई क्या होगा, 0 पॉइंट एनर्जी का। देखो डिफरेंस आपने एनर्जी का निकाल दिया, तो इनका हाफ क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट एनर्जी का यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। देखो हाफ एच न्यू आपने, हाफ एच ड्यूटीरियम, सॉरी हाँ हाइड्रोजन माइनस हाफ एच न्यू ड्यूटीरियम, आपने ये निकालना था। ठीक है, अभी तक आपने क्या निकाल रखा है, हाफ, ये आपने निकाल दिया एच न्यू माइनस एच न्यू, ये आपका ड्यूटीरियम हाइड्रोजन, ये आपने यहाँ पे निकाल दिया है, ये आपने निकाल दिया, लेकिन अभी तक आपने इसे 2 से डिवाइड नहीं किया है, क्योंकि 0 पॉइंट एनर्जी आपको निकालनी, तो इसे मैं 860 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये कितना आ गया आपका डेल्टा ई, यहाँ पे आ गया आपका 4, ये 3, ये 0 सेंटीमीटर इनवर्स। अब आपको इसको यहाँ पे पुट करना है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था, ये यहाँ पे जब आप आरटी रखते हो तो एनर्जी क्या होती है आपकी, जूल पर मोल में होती है, आर आपका होता है जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, और ये टी होता है आपका केल्विन में। ठीक है, ये लीजिए। अब मेरे को सबसे पहले इसे जूल में लेके आना, जूल में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसे स्पीड ऑफ लाइट से इंटू कर दूंगा, 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और साथ में मैं इसे प्लैंक कांस्टेंट से इंटू कर दूंगा, 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो इससे होगा क्या, यहाँ पे देखो इस सेंटीमीटर इनवर्स से सेंटीमीटर कट जाएगा, जूल से ये सेकेंड इनवर्स से सेकेंड कट जाएगा, तो आपका यहाँ पे डेल्टा ई कितना आ गया, देखो 430 गुणा 3 गुणा 6.63 इंटू 10⁻34 जूल्स आ गया। लेकिन हमें मांगता है जूल पर मोल, पर मोल्स में अगर कन्वर्ट करना है तो आप इसे क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पे अवोगाद्रो नंबर से इंटू कर दोगे ना, तो ये जूल पर मोल में आ जाएगी, उसके बाद आप ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे। ठीक है, लेकिन हम इतना क्लमजी इसे नहीं बनाएंगे, यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, इसी को लिख सकते हो आप, ई का पावर डेल्टा ई डिवाइड बाई के टी। इस केस में आपका ये जो एनर्जी होता है इसको आप जूल्स में लिखते हो, के आपका होता है जूल पर केल्विन में, और टी होता है आपका केल्विन में। तो कुल मिला के एक्सपोनेंशियल आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये डायमेंशन लेस हो गया। अब इसके बाद आप इसे यहाँ पे रख लीजिए, ई का पावर
माइनस यहाँ सॉरी माइनस नहीं डेल्टा ई यानी कि 43 × 3 × 6.63। ठीक है, अब आप बोलोगे यार ये 430 था तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसे -34 नहीं है 24 हो गया होगा ना, क्योंकि ये है देखो यहाँ पे 24 हो गया। तो अब मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे 23, क्योंकि यहाँ पे का एक जीरो मैं हटा रहा हूँ तो इसे मैंने 23 कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। इसके नीचे अब मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू टेम्परेचर कितना है आपका 298। ये लो जी। अब आप जब इसे कट करोगे तो ये लीजिए ये इससे कट हो गया, तो यहाँ पे आपका ई का पावर क्या हो गया, ये 43 इंटू 6.63 इंटू 3 डिवाइड में हो गया आपका 1.38 डिवाइड 298। ठीक है, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 43 इंटू 6.63 इंटू 3 डिवाइड 1.38 डिवाइड 298, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ई का पावर 2.07 यानी कि ई का स्क्वायर। ये डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। देखो अगर आप यहाँ पे ना डायरेक्टली ये एनर्जी गैप निकाल देते 860 और इसे यहाँ पे रख देते तो आपका ये आंसर आ जाता ई की पावर 4 और वहां पे आप टिक कर देते ऑप्शन सी। तो ये चीज याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये जो गैप है ना डेल्टा ई, दिस इज द गैप ऑफ 0 पॉइंट एनर्जी, जो कि आपका क्या होता है यहाँ पे हाफ से डिवाइडेड होना चाहिए। देखो फ्रीक्वेंसी तो आपको दी है यहाँ पे, लेकिन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 0 पॉइंट एनर्जी नहीं है। हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी या हाफ ऑफ एच म्यू या हाफ ऑफ ओमेगा इज योर 0 पॉइंट एनर्जी। जो पिछला क्वेश्चन था अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक्चुअल में ना इसने ऑलरेडी क्या बोल रखा है, ये 0 पॉइंट एनर्जी का गैप है, इसलिए हमने यहाँ पे हाफ हाफ नहीं लगाया कुछ, डायरेक्टली हमने यहाँ पे 4.5 का यूज किया। इस केस में यहाँ पे इस केस में इसने इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 0 पॉइंट एनर्जी नहीं। तो पहले 0 पॉइंट एनर्जी का गैप लेंगे, उसके बाद हम ये यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करेंगे। अगर आप यहाँ पे सीधे फ्रीक्वेंसी लेके चलोगे 860 तो ये ई की पावर 4 हो जाएगा और आप यहाँ पे ऑप्शन सी को यहाँ पे टिक कर दोगे। तो ये था भाई आपका काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट का जितना भी न्यूमेरिकल पार्ट आता है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और मेरा मेजर इम्फेसिस था यहाँ पे कि ऑर्गेनिक में यहाँ पे आरडीएस को आप यहाँ पे कैसे डिफाइन करते हो विद द हेल्प ऑफ आपका क्या काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। एक मैं आपको यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन भी बताता हूँ, ध्यान से देखो। देखिए भाई कई बार क्या होता है ना, देखो आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ। ये लीजिए बेंजीन है, इसमें जब आप इसकी नाइट्रेशन करने जाते हो, ठीक है, इसकी जब आप नाइट्रेशन करने आते हो तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है आपका NO2, ठीक है, और ये लो जी। फिर इसके बाद क्या होता है यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ से गिर जाता है तो यहाँ पे आपका क्या आता है NO2 आ जाता है। इस रिएक्शन के लिए आपका जो KH/KD है ना वो क्या निकल के आता है, जब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो इनको यहाँ पे ड्यूटेरियम से सब्स्टिट्यूट करके तो नियर अबाउट 1 निकल के आता है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि ये जो सेकंड स्टेप है ना जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, ये यहाँ पे रेट को डिफाइन नहीं कर रहा है। दिस इज नॉट आर आरडीएस। अगर आरडीएस होता तो आरडीएस में अगर CH/CD बॉन्ड की ब्रेकिंग होती तो KH/KD क्या होता भाई यहाँ पे 2.5 से ज्यादा निकल के आता, लेकिन इस केस में नियर अबाउट 1 निकल के आता। तो इससे हमें यहाँ पे एक कंक्लूजन मिलता है कि इसका पक्का ही ये यहाँ पे आरडीएस नहीं है, दिस इज द आरडीएस। अब देखो एक और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, सेम रिएक्शन यहाँ पे देखो O- के साथ यहाँ पे कराई गई, इसकी आइडोनेशन कराई गई I2। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या होना था, O- है, ठीक है, यहाँ पे आयोडीन आया, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये लीजिए। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ आपका ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ और आपका यहाँ पे क्या गया O-, यहाँ पे आपका आयोडीन, फिनॉक्साइड की आपने यहाँ पे क्या कर दी आयोडोनेशन कर दी। सेम रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट इस रिएक्शन में आपको क्या मिलता है यहाँ पे KH/KD की वैल्यू यहाँ पे आपको 4.1 मिलती है, यानी कि 2.5 से ज्यादा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो रिएक्शन है ये आपका प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट शो कर रही है। प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट का मतलब क्या है कि आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप में क्या है भाई यहाँ पे CH और CD बॉन्ड की यहाँ पे ब्रेकिंग हो रही है और
बॉन्ड की ब्रेकिंग मैकेनिज्म के हिसाब से आपकी इस स्टेप में हो रही है, यानी कि दिस इज द आरडीएस। ये आपका यहाँ से कंक्लूजन निकलता है, एग्जाम में आ सकता है, क्लेडन में दिया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको यहाँ पे काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट का यहाँ पे अप्लीकेशन भी पता चला होगा कि कैसे ये मैकेनिज्म में हमें आरडीएस ढूंढने में हेल्प करता है। हमें एक्चुअल में मशीन से जो डाटा मिलेगा, रेट हमें के एच मिल जाएगा, के डी मिल जाएगा, हम इनका रेशियो निकाल लेंगे। तो अगर वो 1 के इक्वल आ गया तो हम बोल देंगे भाई जिस स्टेप में हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं हो रही है वो आपका क्या हो गया, यहाँ पे आरडीएस हो गया। और अगर यहाँ पे ये 4.1 आ गया, मतलब 2.5 से ज़्यादा आ गया, तो हम बोल देंगे जिस स्टेप में सी एच या सी डी बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है वही स्टेप आपका क्या आरडीएस है। आई होप दिस इज क्लियर। और यहाँ पे मैंने आपके साथ काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट की मोस्टली क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, एप्लीकेशन डिस्कस कर ली। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इसमें देखो भाई आपका काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट का नहीं है, सी डी बॉन्ड की यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन के साथ यहाँ पे आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वेरी करता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कीजिएगा, 2 नंबर में कभी भी ये भी आपसे पूछ सकता है। तो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास विद मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।